भाई तो अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके बारे में अबाउट IUPAC नोमेनक्लेचर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस मीन्स वही क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नोमेनक्लेचर को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। आप बोलेंगे दो पार्ट में क्यों? तो सबसे पहले मैं इनसे रिलेटेड रूल्स आपको बताता हूँ, है ना, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स या IUP कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं उनका अगर आपको IUPAC नेम लिखना है तो कौन से रूल्स हैं। अब लेकिन रूल्स याद तो होने चाहिए, लेकिन वो रूल लिखने के लिए कभी नहीं आएंगे। कभी भी आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि अच्छा IUPAC नोमेनक्लेचर का रूल लिख दो। ओके, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सिंपल एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप क्या करिए, इसका IUPAC नेम लिखिए। तो रूल्स लिखे यहाँ पे जाएंगे, लेकिन आपको याद रखना है, एग्जाम में कभी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक कॉम्प्लेक्स लिखता हूँ। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, सपोज करिए CONH3 और 6Cl3, ये एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, एक और कॉम्प्लेक्स मैं ले लेता हूँ जिसमें मैंने ले लिया, सपोज करिए कि K4FeCl6 ये, या फिर एक कॉम्प्लेक्स मैं ले लेता हूँ CONH3 CrCN6। ये तीन कॉम्प्लेक्स हमने ले लिए। अब चूंकि इन तीन से अलग कोई और टाइप का कॉम्प्लेक्स आपको नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि रूल्स में बताऊं और कुछ ऐसा बताऊं जो आपके काम का ही ना हो तो कोई मतलब नहीं है। आप समझिए, तो जब भी किसी आप उन रूल्स को पहले मैं से ओरली बता देता हूँ, फिर मैं आप उनको नोट भी करवा दूंगा। सबसे पहले कि जब कोई कॉम्प्लेक्स आप देखते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स में यूजुअली, है ना, यूजुअली क्या होगा कि एक केटायन होगा, एक एनायन होगा। ठीक है, अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स मिलेगा तो उसमें हमेशा एक केटायन और एक एनायन होगा। ये बात आप याद रखेंगे कि हमेशा एक केटायन और एक एनायन से मिलके जो है कॉम्प्लेक्स बनता है। बट हमेशा नहीं बोल सकते कि हमेशा ऐसा होगा। यूजुअली केटायन और एनायन के मिलने से ही कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं, जैसे सपोज करिए ये हो गया, इसमें केटायन एनायन जैसा कुछ है ही नहीं। तो ऐसे केस नहीं है तब तो कोई बात नहीं है, फिर तो आप कुछ भी करिए। लेकिन जो ज़्यादा जनरल है, जो ज़्यादा पॉपुलर है, उसमें जैसे हमने कहा कि आपको किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक केटायन मिलेगा और एक एनायन मिलेगा। अच्छा, इन दोनों में से कोई एक आपका क्या होगा, कोई एक आपका होगा कॉम्प्लेक्स आयन। ओके, कोई आपका एक क्या होगा, कॉम्प्लेक्स आयन, और कोई दूसरा आपका क्या होगा, काउंटर आयन। अब फिर इसके भी एक्सेप्शन है, हो सकता है कि दोनों के दोनों काउंटर आयन हो जाए। तो पहले मैंने कहा कि पहले हम ये मान के चलते हैं कि हमें जो कॉम्प्लेक्स मिल रहा है उसमें एक केटायन है, एक एनायन है। जो पहले होता वही केटायन होता है, तो इसमें ये आपका केटायन है और ये क्या है, आपका एनायन है। इसमें ये केटायन है और ये पोर्शन क्या है, एनायन है। ठीक है, और इसमें ये आपका केटायन है और ये पोर्शन आपका क्या है, एनायन है। अब मैंने क्या कहा कि केटायन हमेशा पहले लिखा जाता है, एनायन हमेशा बाद में लिखा जाता है। ठीक है, ये रूल एकदम यूनिवर्सल की तरह समझ लीजिए फॉलो होता है। अब इसमें मैंने कहा कि यूजुअली इन केटायन और एनायन में
कोई एक कॉम्प्लेक्स आयन होगा, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है वो कॉम्प्लेक्स आयन होता है। तो ये आपका क्या है, ये है कॉम्प्लेक्स आयन। और ये आपका क्या है भाई, ये है आपका काउंटर आयन, ये है काउंटर आयन। यहां पे काउंटर आयन पहले है, ये क्या है, काउंटर आयन है, और ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो केटायन है वो कॉम्प्लेक्स आयन है, और जो एनायन है वो काउंटर आयन है। बट ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पे जो काउंटर आयन है वो केटायन है, ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये क्या है, एनायन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो दोनों के दोनों दो स्क्वायर ब्रैकेट हैं, तो ये भी कॉम्प्लेक्स आयन हुआ और ये भी क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स आयन हुआ। अब जब दोनों ही कॉम्प्लेक्स है तब भी उसमें से क्या होगा, एक केटायन होगा और एक होगा आपका एनायन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इतने सारे केस हो सकते हैं, और एक ये अलग से इनकी अपनी ही दुनिया है जिसमें ना केटायन होना है ना एनायन होना है, तो कोई बात नहीं, इनको डील करना सबसे आसान भी हो जाता है, इनमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब सबसे पहला रूल है कि जब भी कभी आप IUPAC नेम लिखते हैं किसका, किसी कॉम्प्लेक्स का या किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो उसमें केटायन का नाम आप सबसे पहले लिखते हैं और एनायन का नाम उसके बाद। तो पहले किसका नेम लिखेंगे, केटायन का, देन आप किसका नाम लिखेंगे, एनायन का। तो पहले केटायन फिर एनायन, इस तरह से नाम लिखा जाता है। क्लियर है इतनी बात कि पहले केटायन का नाम लिखना है, फिर किसका नाम लिखना है, एनायन का नाम लिखना है। ओके, इतना क्लियर। अब जो भी रूल आप पढ़ेंगे वो याद रखना कि चाहे वो केटायन हो या एनायन हो, वो रूल केवल किसके लिए होगा, केवल और केवल कॉम्प्लेक्स आयन के लिए होगा। तो अब ये जो आपके काउंटर आयन है, क्या इनके लिए कोई रूल ही नहीं है? तो आंसर है नहीं, इनका बस सिंपल नाम लिख देना है, कुछ नहीं करना है। इनके नंबर भी नहीं लिखने होते कि ये कितने हैं, कभी भी इनके नंबर नहीं लिखे जाते हैं। जैसे जब भी इनका नाम लिखना होगा तो जैसे क्या है आपका Cl माइनस, क्या आप क्लोराइड आयन कहा जाता है ना, तो आप सिर्फ लिखेंगे क्लोराइड। ये आपका क्या है, पोटेशियम आयन है, तो आप क्या लिख देंगे, पोटेशियम। ये भी नहीं लिखेंगे कि कितने बार हैं, ये कितने हैं, 3 है 4 है, ये लिखने की जरूरत कभी नहीं पड़ती है। तो काउंटर आयन के नॉमेनक्लेचर का तो कोई रूल ही नहीं है, बस उनका नाम लिख देना है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिपीटिशन और नंबर। वो कितना है, कितने हैं या उनका नंबर कितना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल उनका आपको नाम लिख देना है। तो जो भी रूल है केवल और केवल किसके लिए है, कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन और कॉम्प्लेक्स आयन के लिए ही सारे रूल बने हुए हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो चलिए अब इसमें पहला पॉइंट जो हमने क्लियर किया आपको, ठीक है, पॉइंट आप नोट करते चलेंगे। पॉइंट 1 आपका ये है, समझ लीजिए। यहाँ पे एक एक पॉइंट आप क्लियर करते, मैं आपको क्लियर करते चलूँगा। तो आप इसे एग्जाम्पल बाद में हम लिखेंगे। तो पॉइंट 1 आपका क्या है, द केटायन इज नेम्ड फर्स्ट, is named first, then the anion। उसके बाद पहले केटायन फिर उसके बाद एनायन। ठीक है, ये है पहला रूल। उसके बाद कह रहा है कि दूसरी बात मैंने क्या बताई, द नेम ऑफ काउंटर आयन, चाहे वो केटायन हो या एनायन हो। काउंटर आयन पहले भी बाद में दोनों जगह हो सकता है ना। द नेम ऑफ काउंटर आयन इज रिटन एज सच। एज सच का मतलब जैसे उनका नाम होता है वैसे लिखते हैं, और विदाउट यूजिंग न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। अब ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्स क्या हो गया, जैसे कोई चीज़ कितनी बार आई है ये बताने के लिए जो लेटर आप यूज करते हैं, जो वर्ड यूज करते हैं, उनको न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। जैसे तो कोई चीज़ 2 बार आ जाए तो क्या बोलते हैं, बाई, है ना।
3 बार रिपीट हो जाए तो ट्राई ना, ऐसे। तो कह रहा है कि वो कितने बार आए हैं ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बिना न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज किए हुए आपको क्या करना है, उनको उनका नाम ऐसे लिख देना है। तो ये तो कहानी हो गई काउंटर आयन की ना, यानी काउंटर आयन के लिए कोई रूल ही नहीं है। जितने भी रूल हैं वो किसके लिए हैं, या तो कॉम्प्लेक्स आयन के लिए है, लेकिन आप बोलेंगे सब में कॉम्प्लेक्स आयन हो ऐसा जरूरी थोड़े है, इसमें तो नहीं है। तो अब हम ये बोलेंगे कि हमें नॉमेनक्लेचर करना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, वो तो है ना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा है सारे के सारे रूल इसी के लिए हैं, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसमें क्या करना है। तो आप समझिए स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करना है। तो मैंने आपसे कहा कि मैं फिर से एक कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूँ, CO NH3 6 Cl3। ठीक है, अब इसमें इसके लिए तो कोई रूल ही नहीं है। रूल किसके लिए, जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया है। अब रूल समझ लो एक बार क्या है। रूल ये है कि सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले पढ़ता क्या है, मेटल, फिर सारे लिगेंड। एक ही टाइप के हो सकते हैं, एक से ज़्यादा टाइप के हो सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जब आप इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग करेंगे, IUPAC नेमिंग करेंगे, तो आप सबसे पहले लिगेंड्स के नाम लिखेंगे। अब आप बोलेंगे हमें लिगेंड्स के नाम पता कहाँ से चलेंगे, तो उस टेबल को फिर से याद कर लीजिए। मैंने कहा वो टेबल नहीं रहेगी तो आप इस पूरे चैप्टर में एक हैंडीकैप की तरह हैं। ओके, विथ डिजेबिलिटी आप समझ लीजिए अपने आप को कि कुछ ना कुछ आपका मिस है, और आप एक परफेक्ट जो है स्कोरर कभी नहीं हो सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले, भले पहले फॉर्मूले में ये लिखा है, लेकिन जब IUPAC नेम लिखते हैं तो पहले लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। अच्छा, आप बोलेंगे चलो ठीक है, एक ही लिगेंड है तब तो ठीक है, लिख दिया, एक ही टाइप का लिगेंड है। बट अगर एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड्स हो तो कह रहा है कि देखो अब किसका नाम पहले लिखें, किसका नाम बाद में लिखें। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि ऐसी कंडीशन में लिगेंड्स को चार्ज या उनके नेचर से कोई मतलब नहीं होता हमें। हम लिगेंड्स का नाम हमेशा उनके अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं, जो जिसका नाम अल्फ़ाबेट में पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, और जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो लिगेंड का नाम हमेशा कहाँ लिखना है, पहले लिखना है। ओके, और लिगेंड्स का नाम जब हम लिखेंगे तो हमने कहा अगर एक से ज़्यादा लिगेंड हो तो उनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में रखा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, जब लिगेंड के सारे लिगेंड्स के नाम आप लिख लेंगे तो किसके नाम लिखेंगे आप, फिर मेटल का नाम लिखेंगे। तो फिर आप मेटल का नाम लिख देंगे। ठीक है, और जब आप मेटल का नाम लिखेंगे तो मेटल के नाम के साथ ब्रैकेट में रोमन नंबर में उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा। मैं बोल रहा था ना कि ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग में पहले लिगेंड्स का नाम आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे। अब लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे मैं आपको बाद में थोड़े से रूल बता दूंगा, लेकिन अभी बस ये समझिए कि लिखना है, कैसे लिखना बाद में आते हैं। और उसके बाद जो आपकी जब सारे लिगेंड्स के नाम आप लिख लें तब आपको सेंट्रल मेटल जो है उसका नाम लिखना है, और ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। किसमें, रोमन नंबर। मान लो कि यहाँ पे कोई मेटल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3 है, तो आप 3 लिखेंगे। और याद रखना अगर 0 है तो 0 भी लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 0 है तो आप क्या ही लिखें, 0 है तो 0 लिखेंगे, और नेगेटिव हो नहीं सकता, तो 1 2 3 जो भी है रोमन नंबर में आपको वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। एक तो ये रूल हुआ कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। उसके बाद दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि जब किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आप नाम लिखते हैं तो वो नाम हमेशा किससे शुरू होता है, वो नाम हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उनका नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, और बीच में कोई भी लेटर कैपिटल नहीं आना चाहिए। सारे लेटर स्मॉल होंगे, उसके बाद कोई भी लेटर कैपिटल नहीं आना चाहिए। अगर वो कोई कुछ स्पेशल लिगेंड्स हैं जिनके नाम में लास्ट में कैपिटल लेटर आ जाता है, वो अलग केस है, बाकी वैसे नहीं आना चाहिए। दूसरा, लिगेंड्स के देखो केटायन और एनायन, इन दोनों के नाम के बीच में तो गैप हो सकता है, लेकिन अगर आप एनायन का नाम लिख रहे हैं तो इसमें कहीं आपको गैप नहीं देना है।
और अगर आप केटायन का नाम लिख रहे हैं तो इसमें कहीं कोई गैप नहीं देना है, ठीक है। दोनों के नाम के बीच में आपको गैप मिल जाएगा, लेकिन केटायन का नाम लिखेंगे तो बीच में कोई गैप नहीं, और एनायन का नाम लिखेंगे तब बीच में कोई गैप नहीं होगा। वो तो खैर अभी लिखते लिखते आपको पता चल जाएगा, और सिर्फ पहला लेटर कैपिटल होगा, उसके बाद कुछ नहीं। तो इसी बात को आप जो है नोट कर लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा पॉइंट 3। तो अब इसमें लिखेंगे इन नेमिंग ऑफ या इन नेमिंग कोऑर्डिनेशन स्फीयर ligands are named first, ओके, नेम्ड फर्स्ट, और इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, ये बात बहुत ज़रूरी है, इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, और फॉलोड बाय, यानी कि जब सभी लिगेंड का नाम लिख लें तो फॉलोड बाय मेटल एटम। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, मेटल एटम का नाम आप लिखेंगे, ओके। एंड देन जब मेटल एटम भी लिख लें तो उसके बाद क्या करना है, एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद आप क्या करेंगे, एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ किसका, मेटल, है ना। इसके बाद आप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल लिखेंगे, और इसको लिखने का तरीका क्या है, बाय अ रोमन नंबर, बाय अ रोमन न्यूमेरल, ओके, और हमेशा ब्रैकेट में रखा जाता है, तो इन पैरेंथेसिस, ठीक है, ये तरीका है। इसके बाद मैंने आपसे क्या कहा कि इस पूरे प्रोसेस में केवल पहला लेटर आपका क्या है, वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा, उसके बाद जो है एक पूरे वर्ड के फॉर्म में आप लिखेंगे, है ना। तो आप इसे समझ लीजिए, मतलब एक वर्ड, एक पूरे वर्ड में लिखने मतलब बीच में कोई गैप नहीं देंगे आप, है ना। तो आप इसे लिखिए, नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन इज नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जस्ट अ मिनट, दोनों पॉइंट को अलग अलग दिखाने से अच्छा है कि आप एक साथ ही लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। लिख लीजिए एक ही साथ। तो नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड is started with a small letter, with a small letter, सॉरी क्या है, दिमाग कहीं और है, with a capital letter, with a capital letter। तो इसको आपको हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू करना होगा, और एंड द कॉम्प्लेक्स पार्ट, देखा ना, दोनों के बीच में गैप होगा, केटायन एनायन के बीच में गैप होगा, लेकिन पूरे कॉम्प्लेक्स आयन का नाम एक साथ लिखना है, यानी उसमें लिगेंड भी हो जाएगा, मेटल भी हो जाएगा। एंड द कॉम्प्लेक्स पार्ट इज written as one word, एक वर्ड की तरह, यानी कि बीच में कोई गैप ना हो, कहने का मतलब बस इतना है। ये तो हो गया रूल, सिंपल। अब बात आ जाती है कि जो ये लिगेंड का नाम हमें लिखना है, ये लिखेंगे कैसे, ओके। तो ऐसे लिगेंड के नाम तो मैंने आपको बता दिए हैं, लिगेंड्स के नाम मैंने आपको बता रखे हैं कि किस लिगेंड का क्या नाम लिखना है, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि लिगेंड का नाम जब आप लिखेंगे तो क्या करना है। देखो, जब आप लिगेंड का नाम लिखने लगे, आप समझिए
जब आप लिगेंड्स के नाम लिखें तो मैंने आपसे कहा कि लिगेंड्स दो तरह के आपको मिलेंगे, आपके सिलेबस में तो दो ही तरह के, एक न्यूट्रल। तो देखो, अगर कोई नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है तो उसका नाम कहाँ से ख़त्म होना चाहिए भाई? ओ से ख़त्म होना चाहिए, लास्ट में ओ आना चाहिए। मैंने लिखा है भी है ना बहुत सारे। दूसरा, अगर न्यूट्रल है तो उसका नाम एज सच होना चाहिए, जैसा उसका नाम होता है वैसे लिख देना है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं जहाँ पे अलग, जैसे H2O को वाटर नहीं लिखते, क्या लिखते हैं पता है? एक्वा लिख देते हैं। अमोनिया को अमोनिया नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? एमीन लिखते हैं। डबल एम रखना है, याद रखना बार बार। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के ज़्यादातर यही होता है कि अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसका नाम हम एज सच ही लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कह रहे हैं कि अगर कोई केटायनिक लिगेंड है तब क्या करना है? तो केटायनिक लिगेंड का नाम IUM से खत्म होना चाहिए, ओके। जैसे आपका मैंने कहा कि सपोज करिए NO2+ है, तो क्या लिखाया था मैंने आपको याद है? नाइट्रोनियम, है ना। तो ये इस तरह से इनका नाम हमेशा IUM से जो है ये खत्म होना चाहिए, ठीक है। अब इतने ही रूल नहीं, पहले आप इतने नोट कर लीजिए, फिर आगे हम जो है आपको बताते हैं। ये तो चीज़ें जो भी नंबर है जहाँ तक भी लिखा था, अब आगे इस थोड़ा सा और नोट कर लीजिए। तो इसमें क्या है, सॉरी, अब हम बात क्या कर रहे हैं ये पहले लिख देते हैं। नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। इसमें पॉइंट 1, नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड, नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड इन ओ के साथ इन के अब नाम मैंने लिखा रखा है तो मैं एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं दूंगा, याद रखना इस बात को। दूसरा, न्यूट्रल लिगेंड्स विथ फ्यू एक्सेप्शन, ये आप याद रखेंगे, विथ अ फ्यू एक्सेप्शन रिटेन दियर नेम, उनका नाम वही रहता है, रिटेन दियर, उनके नाम वही रहते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद केटायनिक जो लिगेंड है उनका क्या होगा? तो नेम ऑफ केटायनिक लिगेंड्स in of IUM, इस तरह से खत्म होते हैं इनके नाम, ये भी लिखाए हैं। अब सुनो भाई, पहले कह रहे कि कुछ ऐसे लिगेंड्स हैं, चलो इतना तो ये आप लिख लिए। अब वापस आ जाते हैं उस पेज पे जहाँ पे हम लिगेंड्स के नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब ये है, कह रहा है कि कुछ ऐसे लिगेंड्स हैं जिनका नाम हमेशा आप ब्रैकेट में लिखेंगे, है ना। जिनका नाम आपको किस में लिखना पड़ेगा? ब्रैकेट में। तो अब वो कौन से लिगेंड हैं जिनका नाम आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा? तो आप पहले समझ लीजिए, वो लिगेंड जिनके नाम में आपको कोई नंबर मिल जाए, 1 2 ऐसे कुछ, या जिनके नाम में आपको कोई न्यूमेरिकल प्रीफिक्स मिल जाए, जैसे डाई ट्राई, तो उनका नाम अगर आप कभी लिखेंगे तो ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे एक लिगेंड है, सपोज करिए आपको मिला EN। अब IUPAC नेम लिखते समय जब आप इसका नाम लिखेंगे, हमने कहा EN लिखा हुआ रहेगा या फिर आपका CH2 NH2। तो इतना बड़ा लिखने से बचने के लिए लोग EN लिख देते हैं। अब इसका नाम हमें लिखना है तो इसका नाम होता क्या है? तो इसका नाम होता ईथेन 1,2-डाईएमीन। तो इनको कहा जाता है कि ये कॉम्प्लेक्स टाइप के लिगेंड है ना।
तो इस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं, अब इसका नाम ऐसे छोड़ नहीं देंगे, इसको सिर्फ ऐसे ब्रैकेट में बंद भी करना पड़ेगा। वहीं अगर आपका Cl होता तो Cl के लिए कुछ नहीं करना होता, आप बस क्लोराइडो लिख देते, इसको ऐसे बंद करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं करना, लेकिन यहाँ पे ये करना ज़रूरी है। तो जो कुछ ऐसे लिगेंड हैं जिनको आप हमेशा किस में रखते हैं, ऐसे ब्रैकेट या पैरेंथेसिस में आप रखते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखिए जो भी पॉइंट, तो इसमें आप लिखेंगे सर्टेन लिगेंड्स आर, सर्टेन, मैंने बताया ना किन लिगेंड्स को ब्रैकेट में रखना है, जिनके नाम में कोई नंबर आ जाए या डाई ट्राई ऐसे कुछ आ जाए, है ना, उनको ब्रैकेट में रखना है। तो सर्टेन लिगेंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अब्रीविएशन। अब्रीविएशन मतलब वही कोई बड़ा नाम है लेकिन छोटा सा कुछ हमने यूज कर दिया, है ना। अब्रीविएशंस इन पैरेंथेसिस, ये फॉर्मूले में भी रहेंगे तो ब्रैकेट में ही रहते हैं ना। फॉर्मूले में ब्रैकेट में किसको रखते हैं वो अभी हम आपको बताएंगे जब नेम से फॉर्मूला लिखने की बारी आएगी, तो है ना। इन पैरेंथेसिस इंस्टेड ऑफ देयर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कह रहा कि फॉर्मूले की जगह पे, उसकी जगह पे छोटा सा आप अब्रीविएशन यूज कर देते हैं, ठीक है। अब एक बात और आप समझिए कि जो एम्बीडेंटेट लिगेंड होते हैं, कौन से, एम्बीडेंटेट लिगेंड, तो एम्बीडेंटेट लिगेंड में मैंने आपसे कहा कि उनका नाम जैसे अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा NO2 है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये नाइट्राइटो लिखा जाएगा, और N, क्योंकि देखो डोनर, हमने कहा एम्बीडेंटेट में दो डोनर एटम होते हैं, मान लो A और B, लेकिन एक टाइम पे कोई एक ही डोनेट कर रहा है, तो जो डोनेट कर रहा है उसको डैश करके, यही लेटर है जो बीच में आने के बाद भी कैपिटल हो सकता है। मैंने कहा ना बीच में कोई कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो आपके डोनर एटम, यानी कौन सा एटम लाइगेट कर रहा है, उस एटम को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो आप उसे कैपिटल में लिख सकते हैं, ओके। और अगर यही ऑक्सीजन एटम के थ्रू लाइगेट करेगा तो आप क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो O। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड में हमें उस एटम का नाम भी मेंशन करना पड़ सकता है, जैसे हमेशा जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा CN और NC, तो CN लिखा तो आपने लिखा साइनाइडो या साइनाइटो, ठीक है। अब इसको मैंने आपको लिखा है कि आप आइसोसाइनाइटो लिख दीजिए, बट आप आइसोसाइनाइटो नहीं लिखना चाहते हैं, आप साइनाइटो ही लिखना चाहते हैं इसे भी, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा साइनाइटो C, यहाँ पर लिखना पड़ेगा साइनाइटो N। तो एम्बीडेंटेट के केस में आपको जो लाइगेट करने वाला एटम है वो लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में, तो इस बात को नोट कर लीजिए। तो इसमें आप लिखेंगे यहाँ पे एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट ligands are named by using, वैसे मैं सब पहले लिखा चुका हूँ, इन सब की कोई मीनिंग मतलब नहीं है। by using different names of ligand, different names of ligands, या तो आप अलग नाम यूज करें, है ना। अगर अलग नाम नहीं यूज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, और बाई प्लेसिंग द सिंबल ऑफ
तो किसका सिंबल आपको लिखना होगा, जो डोनर एटम है उसका सिंबल, सिंबल ऑफ डोनर एटम। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया। जैसे अगर आप मान लीजिए SCN और NCS ये लिखते हैं, तो देखो या तो एक तरीका तो है कि आप इसे थायोसाइनेटो लिखें, थायोसाइनेटो, और इसको लिख दें आइसोथायोसाइनेटो। क्या लिखते हैं, आइसोथायोसाइनेटो। लेकिन अगर ये ना लिखें तो आप इसे लिखें थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो S, और इसे क्या लिखेंगे, इसको भी थायोसाइनेटो लिखेंगे आप, थायोसाइनेटो N। बस इस तरह से। तो ये किसके साथ होगा, एम्बिडेंटेड लिगैंड के पास। तो या तो अलग अलग नाम यूज कर दो, या फिर अलग नाम ना यूज करके आप क्या लिखो कि जो नाम एक ही रखो, बस जो डोनर एटम उसका सिंबल बाद में रख दो, और ये कैपिटल में होगा हमेशा। इतने पॉइंट हो गए आपके। अब इसके बाद एक बात आप और समझ लीजिए। अब जो बात आपको समझनी है वो ये कि लिगैंड, क्या कोई लिगैंड कितनी बार आया है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो मान लो किसी कॉम्प्लेक्स में कोई लिगैंड 2 बार आया, कोई 3 बार आया, तो जितनी बार आया है उसको बताने के लिए उस लिगैंड के नाम के पहले न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, मान लीजिए लिगैंड का नाम है तो उसके नाम के पहले आपको न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा। जैसे 2 बार आया तो डाई, 3 बार आया तो ट्राई, फिर टेट्रा, पेंटा, ऐसे लिखना पड़ता है आपको। ओके, ये बात समझ में। लेकिन मैंने कहा कि कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा कि किसी लिगैंड के नाम में ही ये टर्म आ गए। जैसे EN का नाम इथेन 1,2 डाइएमीन, उसके नाम में ही डाई है। अब ये खुद भी 2 बार आ गया है, तो आप क्या करेंगे, आप इसके रिपीटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्स नहीं यूज करेंगे। इनके केस में आप स्पेशल न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो जिसके नाम में ही न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आ जाए, डाई, ट्राई, इस तरह से कुछ, उसकी रिपीटेशन को रिपीट करने का तरीका क्या है कि अगर वो 2 बार आता है तो आप 20 यूज करेंगे, 3 बार आता है तो 30 आप यूज करेंगे, 4 बार अगर आता है तो आप क्या यूज करेंगे, टेट्रा किस यूज करेंगे, 5 बार आता तो पेंटा किस यूज करेंगे। ठीक है, ये तरीका है, यानी स्पेशल न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आप उनके लिए यूज करेंगे। तो रिपीटेशन को दिखाने के लिए क्या यूज करना है, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। और अगर किसी लिगैंड के नाम में ही आ जाए ये सब, तो आपको क्या यूज करना है भाई, तब आपको स्पेशल न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज करना है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। तो द प्रीफिक्सेस ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्स कहे जाते हैं, डाई, ट्राई, अब टेट्रा, पेंटा एंड हेक्सा। ऐसे और भी हो सकते हैं, बट हेक्सा से ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, आर यूज्ड, इनको यूज किया जाता है, आर यूज्ड टू इंडिकेट the number of each ligand। नंबर का मतलब कितनी बार वो रिपीट हुआ है ना। लेकिन इफ द नेम ऑफ लिगैंड, या फिर इफ द लिगैंड नेम include such a prefix, करेक्टली ऐसा कोई प्रीफिक्स उसके नाम में ही आ जाए, सच अ प्रीफिक्स, तब क्या होगा, देन द लिगैंड नेम शुड बी प्लेस्ड। तब पहली बात तो लिगैंड का नाम हमेशा ब्रैकेट में होगा, है ना। हमने कहा कि डाई, ट्राई आ जाए या कोई नंबर आ जाए उसके नाम में, तो हमेशा उसको कहाँ रखना है, शुड बी प्लेस्ड इन पैरेंथेसिस। पहली बात ये। और दूसरा, उसके पहले मतलब इट शुड बी प्रीसीडेड
एंड प्रीसीडेड बाय 20। 20 कब यूज करना है? जब 2 बार आया हो वो, है ना। क्रिस, क्रिस कब यूज करना है? जब वो 3 बार रिपीट हुआ हो। टेट्राकिस, टेट्राकिस कब यूज करना है? जब वो 4 बार रिपीट हुआ हो। एफएपी पेंटाकिस जब वो 5 बार रिपीट हुआ हो। हेक्साकिस जब वो 6 बार रिपीट हुआ। याद रखना KI सिंगल एफ है, डबल एफ नहीं। ओके, इस तरह से आपको रिपीट करना जितनी बार वो आया हो। अब भाई आखिरी पॉइंट आप समझ लो, कह रहा कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इस पे देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज है या जीरो चार्ज है तब तो ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना, नाम वैसे का वैसे लिख दो। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज नेगेटिव हो, हमने कहा पॉजिटिव या जीरो हो तो कुछ नहीं करना, कोई रूल नहीं है। लेकिन अगर इन पे चार्ज नेगेटिव हो तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम हमेशा ATE से ख़त्म होना चाहिए। किससे ख़त्म होना चाहिए? ATE से। ओके, तो आप इसे लिख लीजिए, डिटेल में हम इसके जब एग्जाम्पल बताएंगे तो उसी समय बता देंगे। तो व्हेन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, when the coordination sphere is anionic, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो? एनायनिक हो। नेम ऑफ सेंट्रल मेटल, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एंड्स इन ATE। ये रूल याद रखना, ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं क्योंकि ध्यान देते नहीं हैं। तो उसी हमने कहा पॉजिटिव और जीरो है तब तो वही नाम रख दो, लेकिन अगर नेगेटिव है तो इनको, इन सारे पॉइंट को नोट करो और याद करो। एक दिन का टाइम है, नेक्स्ट डे मैं इनका एप्लीकेशन आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है इनको यूज करते हैं। ठीक है, वैसे तो ज़्यादातर पोर्शन मैंने क्लियर किया है, पर जब तक रियल एग्जाम्पल आपके सामने नहीं आएगा ना तब तक ये, चूँकि रूल लिखने के लिए तो पूछा नहीं जाएगा, इनका एप्लीकेशन ही है, तो इनको यूज करना आपको कैसे है ये मैं आपको, यानी इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, रूल लिखना आप पहले से अच्छे से याद करिए।